दूसरी खेप आज होगी जारी, 10,000 पैकेट होंगे रिलीज। डोमिनिका में मिला भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, एंटीगुआ से 3 दिन पहले हुआ था लापता। पीएनबी में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। कोरोना की दूसरी लहर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से किया गया नियंत्रित। और मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे खोली जाएंगी आर्थिक गतिविधियां, लेकिन लागू रहेंगी धारा 144। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी जानकारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। व्हाट्सएप ने प्रभावी होने वाले सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। तो यहाँ फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप ने बताया कि नए नियम के तहत सर्विस पर भेजे गए संदेशों के शुरुआती सोर्सेज का पता लगाना बेहद ही जरूरी होगा। बकौल व्हाट्सएप यह मौलिक रूप से लोगों की निजता अधिकार को कमजोर करेगा। यहाँ एक और देश भर में टूल किट का मामला गरमाने के बाद सरकार के आदेश के बाद ट्विटर के कार्यालयों में छापेमारी की गई। उसके बाद व्हाट्सएप के इस एक्शन के बाद चर्चाओं का नया दौर शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसा दावा भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कोविड संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लगातार जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। तो यहां बता दें आपको कि लगातार योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए जहां तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस के मुद्दों पर भी स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ गोंडा में कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही अब व्हाट्सएप के साथ साथ व्हाइट फंगस, येलो फंगस की खबरें भी सामने आती हैं। तो यहाँ ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक की मौत बताई जा रही है। और ऐसे में जिसके बाद गोंडा स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस के रोगी के इलाज के बाद ईएनटी विशेषज्ञ और आई सर्जन को नामित कर दिया गया है। जैसे ही इसके मामले जिला अस्पताल में आएंगे तो दोनों सर्जन मरीज का परीक्षण करने के बाद समुचित इलाज किया जाएगा। ब्लैक फंगस के 2 केसों के मिलने की खबर है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं आए हैं और इनका लखनऊ में इलाज लिए जाने की खबर आई है। तो अपने जिले में कैसे इलाज होगा अगर बात नहीं तो? अपने जिले में एक जो है ईएनटी के विशेषज्ञ तथा एक नाक कान गले के विशेषज्ञ को ईएनटी के विशेषज्ञ तथा एक आँख के विशेषज्ञ को नामित किया गया है, जो इन केसों को देखेंगे। परीक्षण करने के बाद समुचित इलाज। उधर दूसरी ओर हरियाणा में लॉकडाउन को बढ़ाकर 24 मई से 31 मई तक कर दिया गया है। तो यहाँ दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें सरकार ने दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का निर्धारित कर दिया है, जिसे लेकर दुकानों में और दुकानदारों में खासा नाराजगी थी। और ऐसे में इस संबंध में बुधवार को फरीदाबाद व्यापार मंडल और बाजार कमेटी के सभी सदस्यों ने मिलकर दुकान खोलने के वक्त में बदलाव को लेकर एक बैठक बुलाई। तो यहाँ एक बैठक की गई, जिसमें दुकानदारों ने अपनी मांगे रखी और ऐसे में उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ व्यापार मंडल फरीदाबाद बल्लभगढ़ के दुकानदारों ने चर्चा करते हुए यहाँ ये कहा कि दुकान खोलने के वक्त में बदलाव को लेकर वे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मुलाकात करेंगे। तो यहाँ दुकानों के खोलने में भी परिवर्तन की मांग रखी जाएगी। और ऐसे में दुकानदारों में लगातार नाराजगी दिखाई दी, तो यहाँ उन्होंने अपनी मांगे रखी। हरियाणा सरकार ने जो टाइम दिया है ये बहुत गलत है। 7 बजे क्या 9 बजे 10 बजे तक तो लोग सो के उठते हैं। उसके बाद घर के नाश्ता है, काम है, धंधे हैं। 11-12 बजे मार्केट में ग्राहक निकलता है। तो मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से यही प्रार्थना करूंगा, सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक का टाइम दिया जाए, तभी दुकानदारों को कुछ भला हो सकता है। और हफ्ते में 6 दिन टाइम दिया जाए,
और लेफ़्ट राइट भी मैं कह रहा हूँ, लेफ़्ट राइट भी ख़त्म करके पूरा टाइम दे दिया जाए इनको, तो दुकानदार को, नौकर का भी अपना गुजारा हो जाएगा और दुकानदार का भी अपना गुजारा। दुकानदार खुद ही परेशान है। ऑलरेडी वो 1 महीना घर से बैठ के आया है और सुबह 7 बजे से 12 बजे का टाइम दिया है। 7 बजे जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि 7 बजे उठते भी नहीं हैं। पब्लिक निकलती है 7-9 बजे 10 बजे घर से निकलती है। जब तक वो शॉप पे आती हैं तब तक सारी शॉप्स बढ़ जाती हैं और शॉप पे काम करेंगे। इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को जो खोला है, इंडस्ट्रीज़ को टाइमिंगली खोला है। अगर इंडस्ट्री किसी ने भी, जैसे सपोज मेरा तिकोना पार्क मार्केट में है, मैकेनिक का काम है, सारा कार एक्सेसरीज़ का काम है। अगर मैकेनिक लाइन हो या कार एक्सेसरीज़ लाइन हो, इंडस्ट्रीज़ के सारे मेंबर जो भी हैं वो सुबह 7 बजे अपनी ऑफिस निकल जाते हैं और रात को शाम को 5 बजे आते हैं। तो उसके लिए उनके लिए कोई टाइम नहीं है। संडे ऑफ है, संडे मार्केट में बंद रहती है। जिस दिन कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जमकर कार्य करते हुए नजर आए, जिसे देखते हुए हरियाणा के अंबाला में विधायक असीम गोयल ने न्यायालय के साथ साथ बुधवार को सफाई सेनानियों के बीच में जाकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। तो यहाँ इसी के साथ काम करते हुए सैल्यूट भी किया गया और यहाँ सफाई कर्मचारियों को एक किट भी सम्मानपूर्वक भेंट की गई, जिसमें स्टीमर, A95 मास्क और ऐसे में N95 मास्क, सैनिटाइजर शामिल थे। विधायक असीम गोयल ने इस मौके पर सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य का और उनके परिवार का भी स्वास्थ्य जांचा। माता की जय। आज सभी सफाई सेनानियों साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस जो पूरी संसार के अंदर जिस प्रकार से एक बीमारी ने पूरे संसार को अपने चंगुल में लिया है, आपका परिवार और आप उससे कुशलता से होंगे, सबके घर में सब स्वस्थ रहेंगे, सब स्वस्थ होंगे। ऐसा है क्या? सब ठीक हैं? आप सब लोग ठीक हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? और आज हमारी टीम आपको सवेरे सवेरे सैल्यूट करने के लिए कि आप लोग इस बीमारी के अंदर भी एक योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए रोज लगातार रोजाना सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए अपनी ड्यूटी को आप निभा रहे हैं। आपको धन्यवाद कहने के लिए हमारी सारी टीम यहाँ उपस्थित आई है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद 4 मरीजों के साथ साथ मेडिकल हॉस्पिटल रोहतक रेफर किया गया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 4 मरीजों को रोहतक रेफर कर दिया गया है, जिसमें से 1 महिला है और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। तो यहाँ सीएमओ सुदर्शन पवार ने बताया कि सांसद और विधायक ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ नैना चौटाला भी पूरा सहयोग कर रही है। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ मरीजों को रहने की कोई परेशानी भी नहीं हुई है। यहाँ इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है और डॉक्टर की टीम ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहर, हर जगह मुस्तैदी से काम कर रही है। ब्लैक फंगस के जो 4 पेशेंट हैं हमारे पास, ये हमारे पास 2 तो प्राइवेट से रेफर होके आए हैं और 1 हमारे पास MLR में था और 1 डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा है। तो हमारे पास 4 पेशेंट जो हमारे पास जो नोटिफाई हुए हैं, वो 4 पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट दादरी के हैं और अभी हमने सारे के सारे रोहतक रेफर कर दिए थे, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो मेडिकल कॉलेज रोहतक ही है। तो वहाँ पे उनको दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं और हालचाल भी, हम उनका फीडबैक भी ले लेंगे। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से भी आदेश थे और हमने एक उमंग सेंटर खोला है, उमंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पेशेंट जो कोरोना के ठीक हो चुके हैं, हम उनको कॉल करेंगे और उनकी अलग से ओपीडी, भाई उनको कोई कोरोना ठीक होने के बाद कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं है। इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमें अलग से काउंसलिंग सेंटर बनाया है, ओपीडी सेंटर। उनको कोई दिक्कत हो ट्रीटमेंट भी देंगे, उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, उनसे हम फ़ोन पे बात भी करेंगे कि आप लोग ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है। तो एक उमंग सेंटर भी हमने खोला है, जिसकी ओपीडी हमारे पास हमारे अब भी नीचे चल रही है, आप देखना। तो ये हमने और भी पेशेंट
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कोरोना संक्रमण के चलते 8 माह के बाद कोरोना काल में ही कराए गए। तो यहां उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार मैनपुरी जिले के भी कोविड-19 गाइडलाइंस के मद्देनजर रखते हुए जनपद के 588 ग्राम सभा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और सदस्यों को विकास में निष्पक्षता अपनाने की शपथ ग्रहण कराई गई। बताया जा रहा है कि इस बीच शपथ ग्रहण का समारोह भी किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो ग्राम प्रधानों को जल संरक्षण को लेकर भी शपथ ग्रहण उनके ही आवासों पर ऑनलाइन मोबाइल फोन के माध्यम से कराई गई और इस अवसर पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का ग्राम के सदस्यों और ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उद्देश्य ये है कि हमने ग्राम पंचायत सामान में कोरोना को देखते हुए हमने अपने प्रधान की अलावा उधर हरियाणा के पलवल की बात करें तो यहां कोरोना महामारी से निपटने में सहयोग के लिए सहगल फाउंडेशन ने आगे आकर स्वास्थ्य विभाग को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। तो यहां सिविल अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों का इलाज आसानी से हो सके, इसीलिए यहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अनेक संस्थाएं प्रतिष्ठान आगे आकर जिला प्रशासन का सहयोग कर रही हैं और इस सहयोग में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस कारण इनका इलाज आसानी से हो सकेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सहगल फाउंडेशन ने स्वास्थ्य विभाग को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर सराहनीय कार्य किया है। तो यहाँ कई अन्य संस्थाएं भी आगे आकर भरपूर सहयोग करती हुई नजर आई और अगर सभी लोग संस्थाएं इसी तरह संयुक्त प्रयास करेंगी तो यहाँ निश्चित रूप से कोरोना आसानी से हराया जा सकेगा। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के लखनऊ में चुनहट स्थित हर्षित अस्पताल के एक डॉक्टर को फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने गोली मार दी। तो यह घटना उस वक्त हुई जब डॉक्टर अस्पताल से निकलकर बालाजीपुरम स्थित घर जा रहे थे। तो यहाँ घर से थोड़ी ही दूरी पर बदमाशों ने उनकी कार को रोककर गोलियां बरसा दी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक गोली डॉक्टर के सिर में लगते ही बदमाश फरार हो गया। तो यहाँ सूचना पर पहुंची पुलिस डॉक्टर को अस्पताल में ले गई, जहां उनकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर संदीप पर इसके पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस डॉक्टर पर जानलेवा हमला हो चुके हैं और कुछ समय पहले उन्हें जान से मारने के लिए उन पर बम भी फेंका गया था। इंस्पेक्टर चुनहट के मुताबिक इस हमले के बाद पुलिस ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है। बताया गया कि एक गाड़ी को रोक करके उसमें बैठे हुए एक डॉक्टर संजीव जायसवाल को कुछ लोगों ने, कुछ अपराधियों ने मारा है। उनके सर पे गंभीर चोटें हैं और उन्हें अभी तत्काल पुलिस ने भर्ती करवाया है, जहां वो अभी KGM में उनका इलाज चल रहा है। जो चोट का नेचर है वो अभी क्लियर नहीं है, या तो फायरिंग हो सकती है या फिर पत्थर की भी चोट हो सकती है। वो क्लियर नहीं, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनकी हालत गंभीर है
ये हर्षित ट्रॉमा सेंटर सर्वोदय नगर इनके ओनर थे और किस कारण से ये विवाद हुआ है, ऐसा देख के प्रतीत होता है जैसे किसी विवाद या रंजिश का ये मामला है। प्रथम दृष्टया पुलिस अभी इसमें जांच। हरियाणा में अब तक मई महीने में जहां गर्मी ज्यादा नहीं हो रही है और ऐसे में बीच बीच में मौसम बदलता रहा, वहीं अब गर्मी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यों में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ, आंशिक प्रभाव और तोकते की कमी के कारण 19 मई से 23 मई के बीच कई क्षेत्रों में हवाएं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और जिससे पिछले कई दिनों से विशेषकर दिन का तापमान सामान्य से कम दर्ज हुआ, लेकिन अब फिर से दिन के समय गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इसके साथ ही नोतपा भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे समय में फसलों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और अब रोजाना ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जमकर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ अंबाला की बात करें तो अंबाला में विधायक असीम गोयल ने न्यायालय बुधवार को सफाई सेनानियों के बीच जाकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया और साथ ही सैल्यूट भी किया गया। तो यहाँ सफाई कर्मचारियों को एक किट भी दी गई जिसमें स्टीमर, N95 मास्क, सैनिटाइजर शामिल थे। विधायक असीम गोयल ने इस मौके पर सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य का और उनके परिवार का भी स्वास्थ्य जाना। उधर यूपी के महोबा की बात करें तो यहां कुठार गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग किसान को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां ये जो मामला सामने आया है, ऐसे में ये पूरा मामला महोबा का बताया जा रहा है, जहां खरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठार गांव का है, जहां बीती देर रात 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग किसान के पशु बाड़े में घुसकर जानवर चुराने के इरादे से घुसकर और यहां किसान के उठने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं सूचना पर और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किसान को महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच की जा रही है। क्या घटना घट गई है? मतलब रात में 12:30 बजे के समथिंग मतलब सो रहे थे बाड़े में जानवरों के पास में और भैंस और बकरी अकरी गाय सब बंधी हुई है। मोबाइल देख के इन्होंने बगल में रख दिया। इसके बाद में मतलब भैंस सोने की आवाज़ आई तो इन्होंने कहा कि मतलब कौन भैंस सो रहा है। तो इसके बाद में इन्होंने कहा कि भैंस मत छोड़ो, बकरी अकरी ले जाना है ले जाओ। तो बस इसने इसके बाद फायरिंग कर दी तो एक आँख चली गई। फिर इसके बाद उनको मारा भी कुछ पास में आके, लेकिन वो पहचान नहीं। उधर यूपी के महोबा में शहर कोतवाली क्षेत्र के बीजानगर गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने धारदार हथियार से काटकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। तो यहां बताया जा रहा है कि भाभी को बचाने दौड़ी छोटी बहन पर भी भाई ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। तो यहां बताया जा रहा है कि सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खाकर उसी हथियार से खुद पर भी प्रहार कर लहूलुहान कर लिया खुद को। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है और घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और ऐसे में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इनसे पागल से हुआ फिर इसके बाद सही हो गया। दोनों टाइम खाना खाता था, अच्छे से रहता था। फिर इसके बाद आज पता नहीं ऐसे क्या हुआ, जो वही 3 बजे करीब अंदर गया, फर्श दूसरे कमरे से लाया और भाभी को मारने लगा। मेरे पिताजी ने देख लिया फर्श को तो वो भागते गया और उसने बचाने के लिए किया तो वो नहीं माना, उसे मारता ही गया। जब मैंने देखा मेरा पिताजी चिल्लाया तो मैं भी गई अंदर, उसने मुझे भी फर्श मार दिया। वो तो जान से चली गई मेरी भाभी। और ये मेरा भाई है संतोष, मेरा नाम आरती है, सरस्वती है मेरी भाभी का नाम। नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। इसका दिमाग खराब है, माइंड। अपने आप को भी मार लिया, पहले उसे मारा, फिर अंदर से गेट लगा लिए, फिर इसने अपने आप को भी मार लिया। इसकी 4 लड़कियां हैं साहब,
हर एक लड़का घटना हो गई साहब, हमें समझ ही में नहीं आ पाओ, तबीयत ऐसी डाउन है साहब। क्या हो गया, किसने किसको मार दिया? उसी ने, बच्चे ने पहले बहू का कतर डारो, अपना ने फिर मार लो, वही हथियार बची बिटिया गई बचाऊं, वही हाँ काट मार दो एक हथियार। क्या कोई वजह रही है मारने की? क्यों मारने की? दूसरी दिमाग उसी है तो उसे कही चल भैया तू दिखवा लिया ग्वालियर का, तुम वहाँ पागल कहे तो मैं सब मार डाल काट डाल, और रिश्तेदार का बुलवा लो, बहू ने इंतजाम कर लो पैसा ऐसा को 5-6 हजार 7 हजार रुपया, लेकिन वो नहीं गो। हाँ कोई और विवाद था क्या? और कोई विवाद नहीं। जैसे ही सूचना मिली है सभी लोग पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, घटना का निरीक्षण किया गया। ये गांव वाले, उनके पिताजी द्वारा, परिवार वालों द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि जो अभियुक्त है वो विक्षिप्त रहता था और कई बार उनके पिताजी ने भी उनके इलाज के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो पिताजी को भी डरवा देते थे, जिसके कारण वो इलाज के लिए भी नहीं ले जा सके। आज 26 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास गणासा जो चारा काटने वाली होता है, जो हाथ से काटा जाता है चारा, उससे उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी और बहन बचाने के लिए आई तो बहन के हाथ पे भी वार कर दिया, स्वयं के भी हाथ और सर पे वार किया है। दोनों को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। मृतका के आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या है विवाद की वजह? प्रथम दृष्टया विवाद तो विक्षिप्त व्यक्ति है। उधर अभिनेता कमल खान द्वारा की गई फिल्म राधे की समीक्षा को लेकर सलमान खान ने मुंबई कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। तो यहां कमाल को भेजे गए नोटिस के अनुसार सलमान खान की कानूनी मामलों की टीम गुरुवार को सिटी सिविल कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज के सामने इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए दाखिल करेगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मानहानि केस के बाद KRK ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि प्रिय सलमान खान, ये मानहानि का केस आपकी हताशा और निराशा का सबूत है। मैं अपने फॉलोअर्स के लिए रिव्यू करता हूं और अपना काम कर रहा हूं। मुझे रिव्यू करने से और रोकने की बजाय अच्छी जो है किया जाए और ऐसे में सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा और इस केस के लिए शुक्रिया। तो यहाँ ट्वीट किया गया और ऐसे में कमाल खान को इस समीक्षा के बाद महंगा भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और बड़ी खबर और अहम खबर तमाम दर्शकों को बता दें, गिरफ्त में आया है मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी। बता दें, मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी गिरफ्त में आ चुका है और डोमिनिका में पकड़ा गया है मेहुल चौकसी। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत की तरफ से प्रत्यार्पण जारी रहेगा और ऐसे में बताया जा रहा है कि 23 मई से एंटीगुआ से फरार हुआ था मेहुल चौकसी। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्त में आ चुका है मेहुल चौकसी। मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी अब गिरफ्त में आ चुका है। डोमिनिका में पकड़ा गया है मेहुल चौकसी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेहुल चौकसी फिलहाल गिरफ्त में आ चुका है। प्रत्यार्पण फिलहाल भारत की तरफ से जारी रहेगा। 23 मई से एंटीगुआ से फरार हुआ था ये और फिलहाल गिरफ्त में आ चुका है मेहुल चौकसी। मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी गिरफ्त में आ चुका है और यहाँ PNB स्कीम का मास्टरमाइंड है मेहुल चौकसी। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी प्रत्यार्पण जारी रहेगा। हाँ, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्त में आ चुका है मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी। डोमिनिका में पकड़ा गया है मेहुल चौकसी। ओलंपिक के आयोजन में 2 महीने बचे हैं, तो यहाँ नतीजन जापान में कोरोना के खिलाफ अपने टीकाकरण अभियान और तेज करने का बड़ा फैसला किया गया है। तो यहाँ सेना के डॉक्टरों और नर्सों को इस मुहिम में भी लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि टोक्यो में एक सुमो स्टेडियम को भी टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है और इस स्टेडियम का इस्तेमाल ओलंपिक में मुक्केबाजी केंद्र के रूप में होना है। और यहाँ सुमिदा वार्ड में स्थित इस क्षेत्र में 25% लोग 65 की उम्र से ज्यादा। सोमवार को 759 आवेदनों में से 230 का चयन किया गया था और टीका लगने के बाद लोगों को दर्शक दीर्घा में बिठाया गया। उन्हें बिग स्क्रीन पर
सुमो कुश्ती के वीडियो दिखाए गए। जिन लोगों ने टीका लगवाया उनके प्रोत्साहन के लिए लॉटरी प्रणाली भी रखी गई, जिसमें जीतने वालों को सुमो पहलवानों को पोस्टर, चॉकलेट्स और अन्य तोहफे दिए गए। उधर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पिछले साल मई में पुलिस के हाथों मारे गए अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पहली बरसी पर मिनियापोलिस में गोलीबारी की खबर सामने आई है और इस दौरान एक व्यक्ति गोली लगने से घायल भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घायल व्यक्ति की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस अभी तक हमलावर की पहचान नहीं कर सकी है। तो यहाँ जॉर्ज फ्लॉयड परिवार का राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि मिनिसोटा में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद भी पूरे अमेरिका में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस घटना का पहले भी एक वीडियो वायरल हो चुका है और यहाँ पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दोषी पुलिसकर्मी उनके गर्दन के ऊपर अपना घुटना दबाए दिखा था। वीडियो में फ्लॉयड के सांस न लेने की शिकायत करते भी सुना गया था। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह राज्य और केंद्र दोनों के लिए एकजुट होने का काम करने का समय है और न कि अलग अलग काम करने का। तो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करने की जरूरत है। वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों को नहीं। तो यहाँ अगर हम इसमें और देरी करते हैं तो ना जाने कितनी जानें चली जाएंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा, इसका देश कोविड-19 के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। तो यहाँ बताया गया कि हमारा देश कोविड-19 के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो यहाँ हम राज्यों को अपने दम पर छोड़ देंगे। क्या यूपी अपने टैंक खरीदेगा या फिर दिल्ली अपने हथियार? कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।